आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड आदिकाल के नाम से जाना जाता है। यह परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। राजनीतिक दृष्टि से जिस समय भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी के समांतर हिंदी साहित्य का उदय हुआ माना जाता है। इस काल में 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक अपभ्रंश की ही रचनाएं लिखी गई, जिसमें सिद्ध, बौद्ध तथा जैन की रचनाएं अधिक मिलती हैं। वस्तुतः जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, तभी से अपभ्रंश का आविर्भाव माना जाता है। प्राकृत से बिगड़कर या विकृत होकर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया गया, वह आगे चलकर पुराना हो गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक यह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, परंतु जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगी, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस दृष्टि से 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल को प्रवृत्ति अपभ्रंश काल कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल को प्रवृत्ति अपभ्रंश काल कहा जाता है। भाषा और रचनात्मकता की दृष्टि से यह हिंदी का आरंभिक युग है। यह जैन साहित्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बौद्ध साहित्य, जैन काव्य, रासो काव्य आदि काव्यों में अपभ्रंश, डिंगल तथा हिंदी के प्रारंभिक रूप के प्रमाण मिलते हैं। खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त होती हिंदी की विकास यात्रा की ओर बढ़ती रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को ही आदिकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। इस विकसित अपभ्रंश को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृताभास हिंदी कहा, तो भोला राम व्यास ने इसे अवहट हिंदी कहा। चंद्रदर्श शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी, तो विद्यापति ने देसी बैना कहा। इस काल में समय के संदर्भ में तो विवाद है ही, साथ ही नामकरण संबंधी भी मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संवत 1050 तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 ईस्वी के आसपास इस काल का आविर्भाव मानते हैं। शुक्ल आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखते हैं। आदिकाल के भीतर वे दो प्रकार की रचनाएं रखते हैं, एक तो अपभ्रंश, दूसरी देश भाषा की काव्य। अपभ्रंश और देश भाषा की काव्य। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका साहित्यिक ग्रंथ तथा खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद, जयप्रकाश, जयमंग, जयचंद्रिका, परमाल रासो आल्हा का मूल रूप है, जो कि खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। इसका क्या है, लाइन नहीं बना। विजयपाल शुक्ल काल ने आदि दो प्रवेश नहीं। अच्छा, इन्हीं के काल पर विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद, जयप्रकाश, जयमंग, जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। शुक्ल जी के अनुसार अंतिम दो कृतियों विसलदेव रासो को छोड़कर, पॉइंट टू बी नोटेड, विसलदेव रासो को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ग्रंथ हैं। विसलदेव रासो, इसको छोड़कर ये सारे जो हैं वीर गाथात्मक काव्य हैं, रचनाएं हैं। इसी के आधार पर इस कालखंड का नामकरण वीर गाथा का रखा जाना चाहिए। शुक्ल जी के इस नामकरण के समय अनेक रचनाएं प्रकाश में नहीं आई थी। वे जिन ग्रंथों का नामों उल्लेख करते हैं, उनमें कई रचनाएं सिंगारिक, कई अनुपलब्ध जैसे कि हमीर रासो है, कई संदिग्ध व अप्रमाणिक है, कुछ रचनाओं के समय विवादास्पद है जैसे कि पृथ्वीराज रासो,
उक्त 12 ग्रंथों की सीमित सामग्री के आधार पर आदिकाल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। प्रवृत्ति विद्वानों ने नाथ, सिद्ध, बोध अनेक रचनाओं का पता लगाया जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की पूर्व पीठिका के बीज के रूप में आदिकाल से ही प्राप्त होती है। शुक्ल जी के सामने संदेश राशक, पद्म चरित्र, पाहुड़, दोहा, हरिवंश पुराण आदि रचनाओं की सामग्री नहीं थी। अतः आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित वीर गाथा काल नाम से इस युग को उचित नहीं माना जाता। आलोचकों के मत में आदिकाल का नामकरण। चीकू क्या कर रहा है? चुपचाप पढ़ ले, सोना कर। आलोचकों के मत में आदिकाल का नामकरण। श्री चंद्रधर शर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहा है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विच वपन काल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा है। इसी प्रकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल की संज्ञा से अभिहित किया है आदिकाल को। फिर संक्रमण काल आदिकाल को कहने वाले हैं राम खिलावन पांडे। मोहन अवस्थी आदिकाल को आधार काल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में आया है, वो आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। जॉर्ज ग्रेसन आदिकाल को चारण काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल आदिकाल को आदिकाल और वीरगाथा काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं आदिकाल को वीर काल कहते हैं। एक बार फिर से, श्री चंद्रधर शर्मा आदिकाल को अपभ्रंश काल, फिर धीरेन्द्र वर्मा भी अपभ्रंश काल, राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल, राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल, राम कुमार वर्मा संधि काल और चारण काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, 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 महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल या शून्य काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, मोहन अवस्थी आधार काल, मोहन अवस्थी आधार काल, मोहन अवस्थी आधार काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, जॉर्ज ग्रेसन चारण काल, जॉर्ज ग्रेसन चारण काल, जॉर्ज ग्रेसन चारण काल, जॉर्ज ग्रेसन चारण काल, आचार्य शुक्ल आदिकाल और वीरगाथा काल, आचार्य शुक्ल आदिकाल और वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, व से विश्वनाथ व से वीर, व से विश्वनाथ व से वीर, व से विश्वनाथ व से वीर। फिर से एक बार, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधि काल और चरण काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, मिश्र बंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल ये शून्य काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, मोहन अवस्थी आधार काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि काल, जॉर्ज ग्रेसन चारण काल, आचार्य शुक्ल वीर आदि काल और वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। एक बार फिर से पॉइंट देख लेते इसमें। राहुल सांकृत्यायन जी का मानना है कि 8वीं शताब्दी तक हिंदी में दो तरह की रचनाएं प्राप्त होती हैं, एक तो सिद्धों की वाणी, दूसरी सामंतों की स्तुति परक रचनाएं। इसी आधार पर वे सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सिद्ध एवं चारण कवियों के वीर रसपूर्ण काव्य के आधार पर ही इस युग का नामकरण सिद्ध सामंत काल करते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कालखंड को आदिकाल ही कहना उचित समझते हैं। वे इस काल को साहित्य के अंतर्वृद्धों का साहित्य कहते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य के श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावना परंपरा विनियुक्त अछूतो साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल था। यदि पाठक की साधारणता से सावधान रहे तो यह काल बुरा नहीं था। अब है आदिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां। साहित्य मानव समुदाय के विविध मनोभावों और नित्य नवीन रहने वाली मानसिक अंत सचेतन की अभिव्यक्ति है। तभी तो किसी काल के विशेष के साहित्य के द्वारा तदयुगीन मानव समाज को समग्र जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी काल विशेष के साहित्य में दृष्टिगत मूल प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संक्षेप होती है। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान सकें। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं उपलब्ध हो रही हैं वे तदयुगीन परिस्थितियों से विकसित हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रवेश के साथ साथ साहित्यिक वातावरण को जानना अपरिहार्य है। हिंदी साहित्य के आदिकाल आचार्य शुक्र के अनुसार संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना गया है। कुछ विद्वानों यथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक स्वीकार किया। इस काल में विविध परिस्थितियों का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है धार्मिक परिस्थितियां। आदिकाल में अनेक धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व था। इस काल में शैव, स्मार्त, जैन, बौद्ध आदि मतों में वैचारिक एवं सैद्धांतिक संघर्ष चरम पर था। वैदिक और पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म अपना प्रभाव जमाने में प्रयास कर रहे थे। राजपूत राजा अहिंसक जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में आस्था नहीं रखते थे। ये शैव मतावलंबी थे। साथ ही गढ़वाल स्मार्त मत के अनुयायी मालवा नरेश वैदिक धर्म तथा कलचुरी नरेश